Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिजिक्स टीचर मेरा नाज, और आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 डिलीवर करेंगे जो कि वीक 7 का लेक्चर नंबर 3 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 से लेंगे जो कि पेज नंबर 48, 49, 51 एंड 52 पर मौजूद है। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज के हैं वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं हमारे वो ये हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखें, आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक गिफ्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो फर्स्ट वन आपके पास दिखाई दे रहा है, इसमें जो बच्चा मौजूद है ये एक लाइट वेटेड बॉडी है, यानी इसका वजन क्या है, कम है, जबकि जो सेकंड वन है उसका वेट क्या है, ज्यादा है। अब ये जो शख्स खड़ा है ये सेम जितनी फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है सेम इतनी फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है। इस पे फोर्स जब अप्लाई कर रहा है देखें तो ये ज्यादा हरकत कर रहा है, इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये हरकत ज्यादा कर रहा है। जितनी फोर्स इस पे लगाई उतनी ही फोर्स अब इन्होंने यानी इस शख्स ने इस पे भी लगाई, लेकिन क्या हुआ, इसने बस थोड़ा सा मूव किया और थोड़ा सा मूव करके ये रुक गया। अब देख सकते हैं आप कि ये इन्होंने फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा मूव करके रुक गया, यहाँ मूव लगाई तो ये देखें अभी तक मूव कर रहा है। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो वजह क्या है, यानी एक पहली वजह ये है कि एक तो इसका वजन हल्का है, इस बंदे का क्या है, वजन हल्का है। दूसरा, वजन हल्का होने की वजह से इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और इस बंदे का क्या है, वजन ज्यादा है, और वजन ज्यादा होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। अब मास और एक्सेलरेशन दोनों का आपस में लिंक है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, फोर्स है। यहां भी क्या है, अब देखिएगा आप, इन्होंने मूव किया, इसने हरकत की। अब ये हरकत क्या है, फोर्स की वजह से हरकत इसमें प्रोड्यूस हुई है, और ये हरकत इतनी तेज क्यों हुई है, क्योंकि इसका मास कम था, यानी मास कम तो एक्सेलरेशन यानी उसमें तेजी ज्यादा है। अब जब आप इस तरफ देखेंगे, देखिएगा अभी इन्होंने मूव किया तो इसकी मूवमेंट क्या हुई, बिल्कुल थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा था तो एक्सेलरेशन यानी इसमें तेजी कम आई, ठीक। ये चीज एक हो गई। दूसरा, यहां देखिएगा आप इस एग्जांपल से, कम फोर्स लगाई, बॉल ने कम हरकत की, ज्यादा फोर्स लगाई, बॉल ने ज्यादा हरकत की। देखिएगा जरा, थोड़ी थी, बॉल ने कम हरकत की। अब ज्यादा फोर्स लगाई तो बॉल कहां तक चली गई, तो यानी ये क्या है, फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। कि फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या है कि कम फोर्स थी, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ज्यादा फोर्स, अभी देखिएगा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक। बेसिकली हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स और मास के साथ। पहली फिगर जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें मास का ही यानी रिलेशन था एक्सेलरेशन के साथ, कि एक हल्की बॉडी थी यानी एक कम वजन वाला बंदा था, उस पर जब फोर्स लगाई तो उसने तेजी के साथ हरकत की, ठीक है। और दूसरी फिगर में यानी दूसरा बंदा जो थोड़ा मोटा था उस पे भी उतनी फोर्स लगाई जितनी हल्के बंदे पे लगाई थी, लेकिन उसमें कम हरकत हुई यानी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब क्या हुआ कि उसमें क्या रिलेशन आपको दिखाया गया है कि कम मास, एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। जबकि इस फिगर में आप देखें कि आपको क्या दिखा रहे हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक दिखा रहे हैं। कम फोर्स है तो कम एक्सेलरेशन है, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
मोशन में हम यही तीन चीजें आपस में डिस्कस करेंगे, इनका आपस का रिलेशन करेंगे, मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। आते हैं अपने प्रॉपर तरीके से लॉ की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अमल करती है, काम करती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, तो वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन यूनिट टाइम, यानी किसी भी चीज़ की रफ्तार में एक सेकंड के हिसाब से जो तब्दीली आ रही है वो क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम उर्दू में असल में इस तरह कहते हैं, और इस तरह का मतलब है तेज़ी। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक मखसूस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक फोर्स लगाई जाती है तो उस फोर्स लगाने से उस बॉडी की रफ्तार में जो तेज़ी या कमी आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स के। यानी जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे बॉडी में एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे बॉडी में एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि एक्सेलरेशन और फोर्स साथ साथ के हैं, फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स कम एक्सेलरेशन कम, लेकिन मास से इसका ताल्लुक उलट है, मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अब इसको मैथमेटिकली तौर पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, नीचे आप देख सकते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपके पास m है और वो एक ऐसी सरफेस पर मौजूद है जो फ्रिक्शनलेस है, यानी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, यानी जो हमें ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक when a force is applied on an object, यानी जब फोर्स किसी भी चीज़ पर अप्लाई की जाती है, इट एक्सेलरेट, उसमें हरकत आती है, उसमें तेज़ी आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई जाएगी चीज़ भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट, और ये हम देखते भी हैं। अब देखिए यहाँ वही रिलेशन बताया हुआ है जो स्टेटमेंट में दिया है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के जब मास कांस्टेंट हो। ये दोनों कब होंगे, जब मास कांस्टेंट हो, यानी मास सेम हो, मास में कोई 19-20 का फर्क ना हो। जैसे कि आपने बॉल वाली फिगर में देखा था कि बॉल एक ही थी, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जब मास कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शन है जब फोर्स कांस्टेंट हो, यानी फोर्स एक जैसी लगाई जाए। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम फोर्स कम, जबकि यहाँ उलट है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मास कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगी तो मास ज़्यादा होगा। उलट रिलेशन बनाता है ये मास के साथ। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो देखें a और a कॉमन है, सो मैंने एक बार ले लिया और f को 1 से मल्टीप्लाई करने पर f अपॉन m मेरे पास आ जाएगा। यानी दोनों इक्वेशंस को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास आया a डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन फोर्स एंड m, यानी a का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है f के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शन है m के साथ। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन मैंने हटाई तो मेरे पास आ गया इक्वल टू कांस्टेंट। क्या आ गया, इक्वल टू कांस्टेंट, यानी a इक्वल टू कांस्टेंट f अपॉन m, a इक्वल टू k f अपॉन m। k यहाँ मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, k मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, सो वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, m यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ m a के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी m a इक्वल टू k f। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम में f मस्ट हैव अ यूनिट ऑफ किलोग्राम टाइम्स मीटर पर स्क्वायर, यानी ऐसा सिस्टम में f का जो यूनिट है वो है किलोग्राम टाइम्स मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो इसके लिहाज से k का मेरे k की वैल्यू मैं कंसीडर कर सकती हूँ क्या, 1। क्या ले सकती हूँ, k की वैल्यू 1, सो k की जगह मैंने 1 ले लिया तो f को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया f इक्वल टू m a, यानी f बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो आपके पास फोर्स कहलाती है। ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
टू एवरी एक्शन, ये देख रहे होंगे आप कि ये जो शख्स है ये इस घोड़े को क्या कर रहा है, टांग यानी इसे मारने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी ने इस घोड़े को मारा, ठीक है, ये तो इसका एक्शन हो गया, यानी इस आदमी का एक्शन हो गया कि इसने इस घोड़े को मारा, ठीक। अब बदले में घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने भी इसे मारा, यानी वही कि जब इस आदमी ने इस घोड़े को मारा तो घोड़े ने भी अपना ऑपोजिट रिएक्शन शो किया और अपनी टांग खींच कर इस आदमी को दे मारी। तो उस सूरत में क्या हुआ, आदमी को भी लगी, यानी पहले आदमी ने घोड़े को तकलीफ पहुंचाई, बाद में घोड़े ने भी आदमी को तकलीफ पहुंचाई। तो टू एवरी एक्शन यानी जो भी काम आप करेंगे देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसका लाजमी एक ऑपोजिट रिएक्शन और बिल्कुल इक्वल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। और यही असल में हमारा थर्ड न्यूटन्स लॉ मोशन है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारा इसी पे डिपेंड करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का लाजमी एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। स्टेटमेंट को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इन एवरी इंटरैक्शन, द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरैक्शन देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। The direction of the force on the first object is opposite to the direction of the force on the second object. Forces always come in pairs, equal and opposite action reaction force pairs. यानी स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मिलकर काम करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें लाजमी फोर्सेस पेयर की सूरत में मौजूद होती हैं, यानी एक फोर्स नहीं होती, डबल फोर्सेस होती हैं जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर काम करी होती हैं। यानी दो चीज़ें जब आपस में मिलकर काम करी होती हैं तो दोनों के दरमियान में फोर्सेस मौजूद होती हैं, पहली की भी फोर्स मौजूद होती है और दूसरी की भी। अब उसके लिहाज से क्या है कि जो साइज ऑफ फोर्स है ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो पहले ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ फोर्स है वो हमेशा बराबर होगा दूसरी ऑब्जेक्ट के फोर्स से, यानी साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी एक ने जितने मतलब जिस रिएक्शन में काम किया, जिस एक्शन में काम किया होगा दूसरा भी उतने ही एक्शन में काम करेगा, लेकिन डायरेक्शन में जरूर डिफरेंस होगा, यानी अगर एक का सीधा हाथ पड़ रहा है तो दूसरे का उल्टा हाथ पड़ेगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट की फोर्स के डायरेक्शन पर। इसकी मिसाल आप अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं कि लाइक आप एक पंच जोर से दीवार पर मारें, ठीक है, अब जितनी जोर से आप दीवार पर पंच मारेंगे उतनी ही तकलीफ आपको अपने हाथ पर भी फील होगी, ठीक। ये क्या हो गया, इक्वल साइज हो गया, क्या हो गया, इक्वल। लेकिन ऑपोजिट कैसे हुआ, आप जिस डायरेक्शन में पंच लेके जा रहे हैं उसके उल्टी तरफ से आपको पंच की तकलीफ फील हो रही है ना, दीवार आपके बिल्कुल सामने मौजूद है तो उलट हो गया ना, आपकी जो डायरेक्शन है दीवार की डायरेक्शन उसके क्या आ गई है, ऑपोजिट आ गई है। तो यही चीज यहाँ बताई हुई है। फोर्सेज ऑलवेज कम इन पेयर्स, यानी फोर्सेज हमेशा पेयर्स की सूरत में होती हैं, इक्वल होती हैं और ऑपोजिट होती हैं, यानी अगर किसी कोई एक्शन दिखा रहा है तो बदले में उसको रिएक्शन भी देखना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स पेयर्स का भी सामना करना पड़ेगा। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ था। वेट, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेट। वेट इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी वेट असल में आपके पास एक ऐसी फोर्स है जिसके जरिए जमीन बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। आसान अंदाज में अगर मैं बता रहा हूँ तो देखिए जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में गोश्त और हड्डियाँ हैं, गोश्त, हड्डियाँ, खून, ये सब चीज़ें मिलाकर असल में आपकी बॉडी का बनाते हैं मास। क्या बनाते हैं, मास। और ये मास किसी काम का नहीं है जब तक इस मास पर जमीन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करता। क्या अप्लाई नहीं करता, जमीन अपनी फोर्स अप्लाई नहीं करती। जैसे ही जमीन की फोर्स और हमारा मास आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, मिलते हैं, तो हमारा मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में।
तो यही असल में इसकी डेफिनेशन भी है कि वेट असल में एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करने में, ज़मीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो असल में आपके पास वेट कहलाती है। वेट का फॉर्मूला है आपके पास W = mg, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी। इसका यूनिट है आपके पास, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, यानी वेट का यूनिट है आपके पास न्यूटन। हमारे पास मास, और मास आपके पास है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, यानी जो आपकी बॉडी में मैटर है, मादा है, यानी जो मादा किसे कहते हैं, जो चीज जगह घेरती है। अब आपकी बॉडी में गोश्त भी है, हड्डियां भी हैं, और खून भी है, और अला बला बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सब चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, मैटर बना रही हैं, और इस मैटर की जो तादाद है वो असल में आपके पास क्या कहला रही है, मास कहला रही है। और मास का फॉर्मूला आपके पास जो है वो है m = F/A। बेसिकली ये फोर्स के फॉर्मूले से निकाला गया है कि m = F/A। इसका यूनिट आपके पास है, ऐसा यूनिट किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट आपके पास है किलोग्राम। होमवर्क जो आज के टॉपिक के हवाले से है आपका, वो ये है कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपनी कॉपी में लिखना है, और साथ ही साथ प्रूव करना है कि F = ma है या नहीं है। ठीक, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।